Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल. जी हाँ. मैं एक मुस्लिम हूँ. काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ. तो मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? अब मैं अपना हाथ काट के दिखाऊँ या गला काट के क्या करके मैं दिखाऊँ? आई हैव नो आइडिया. सिरी को मेरा नाम पता है क्या? मैंने पूछा नहीं आज तक. हे सिरी, डू यू नो माई नेम? You're Atif. That's what you told me anyway. यू आर आरिफ. आरिफ मतलब आतिफ को आरिफ अमेरिकन इंग्लिश है तो यही बोलता है. एनीवे तो आज हम करने वाले हैं रिएक्शन एक वीडियो की जो कि है पैथ फाइंडर चैनल की. मैं इस चैनल को बिल्कुल नहीं जानता. मैंने इनकी एक भी वीडियो नहीं देखी आज तक. मुझे किसी ने बार बार रिक्वेस्ट भेज के मुझे लगा सर फट जाएगा मेरा. तो मैंने कहा एक बार मैं बना दूं ताकि जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसको शांति मिल जाए. भाई अब आपको शांति मिल गई, अब मैं बना रहा हूँ. तो इन्होंने भी यूक्रेन के बारे में डिस्कस करा है. तो चल के देखते हैं. ये पार्ट 1 है. इसका जो अगला पार्ट 2 है वो मैं अपने दूसरे चैनल पर डालने वाला हूँ जिसका नाम है आतिफ रिएक्ट. क्योंकि वो मैं अपना एक अलग चैनल मैंने शुरू करा है, बैकअप चैनल, जिस पे सिर्फ और सिर्फ मैं रिएक्शन करूँगा. इस चैनल पे मैं आज से 1-2 महीने बाद रिएक्शन बंद कर दूंगा. सिर्फ लाइव डिबेट करूँगा, रोस्टिंग करूँगा और कुछ ऐसे पर्टिकुलर ओमेगल सीरीज़ है और कुछ पर्टिकुलर वीडियोस मैं यहाँ पे डालूंगा. ठीक है. रिएक्शन की वीडियोस मैं वहाँ डालूंगा. तो पार्ट 1 ये रहा. पार्ट 2 के लिए आप मेरा वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. कैसे? आप चैनल सेक्शन पे जाओ और वहाँ पे नीचे आपको मेरा चैनल दिख जाएगा. तो वहाँ से जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो. ठीक है. तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, यानी तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल के मैं उसको पिन कर दूंगा. तो ये आप मेरे लिए कर दो, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो. ठीक है. चल के हम इस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कैसी वीडियो होने वाली है. लेट्स गो एंड वॉच दिस वीडियो. 3, 2, 1 गो. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है. मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा रशिया के द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के पीछे के कारणों के बारे में. आप सभी जानते हैं कि 24 फरवरी को फाइनली रशिया का काफी एंटिसिपेटेड सा अटैक यूक्रेन पर हो चुका है. किस तरह से हमला हुआ, क्या उसकी डिटेल्स हैं, इस पर मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा. लेट नाइट आपको देखने को मिलेगा. अभी आप ये जानिए इस लेक्चर में कि आखिर रशिया और यूक्रेन का इतिहास क्या है, ये दोनों देशों के बीच में क्या संबंध रहे हैं, क्यों व्लादिमीर पुतिन इतना आमादा है यूक्रेन पर हमला करने के लिए, इसके पीछे की क्या जियोपॉलिटिक्स है, क्या इकोनॉमी है, सारे फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा. अगर आपको मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं, नोट्स के रूप में उन्हें सेव करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं. वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा. सारे लेक्चर्स के अपडेट्स भी प्राप्त हो जाते हैं. शनिवार रात 8 बजे मेरी एक स्पेशल क्लास होने वाली है जिसमें हम हिस्ट्री के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं. डू ज्वाइन दैट एज वेल. रविवार यानी कि 27 फरवरी को आ रहा है अल्ट्रा कॉम्बैट. अल्ट्रा कॉम्बैट अभी तक का सबसे बड़ा कॉम्बैट है जिसमें देश भर के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे और आप अपनी रैंक पता कर सकते हैं कि आपकी 3 महीने पहले प्रीलिम से 3 महीने पहले क्या पोजीशन है, कितनी तैयारी है. और एक एडेड बेनिफिट ये है कि स्कॉलरशिप जीतने को मिलती है आपको. तो अगर आप अच्छी रैंक्स लेकर आते हैं तो अनअकैडमी के स्कॉलरशिप्स को जीत सकते हैं. और एक और अट्रैक्टिव प्राइस ये है कि आपके पास मैकबुक और आईपैड जैसे कई गैजेट्स जीतने का भी मौका है. 1000 स्टूडेंट्स को प्राइजेस मिलेंगे. सो यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप. क्या बात है. कॉम्बैट लिंक नीचे पहले कमेंट में मैं ही बैठूंगा. महिपाल कोड का इस्तेमाल करके रजिस्टर कर सकते हैं. इट इज मैं भी दूंगा फॉर एवरीवन. तो ये है यूक्रेन. यूक्रेन की पोजीशन अगर आप यूरोप में देखेंगे तो पूर्वी यूरोप में ये स्थित है. रशिया से इसका काफी लंबा बॉर्डर है, बेलारूस से उत्तर में बॉर्डर है, पोलैंड से भी यहाँ पर आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा और यहाँ ब्लैक सी की काफी लंबी कोस्टलाइन है और ये है सी ऑफ एज़ोव. तो ये एक ज्योग्राफिकल मैप आप देखिए. यूक्रेन की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए. तो आज जो हमला हुआ है वो 3 दिशाओं से रशिया ने यहाँ पर हमला किया है और इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है. आज से कई सदियों पहले इस क्षेत्र में रूस वाइकिंग्स नाम के एक एथनिक लोग रहा करते थे. आपने वाइकिंग्स का नाम सुना होगा जो कि उत्तरी यूरोप में रहा करते थे, नॉर्वे फिनलैंड वाले क्षेत्र में. तो कुछ उसी प्रकार के वाइकिंग्स इस क्षेत्र में भी थे और उन्हें रूस वाइकिंग्स कहा जाता था. और ये यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच में स्लेव ट्रेड यानी कि गुलामों का व्यापार करते थे. तो यहाँ यूरोप वाले एरिया से गुलामों की खरीद फरोख्त करके ये मिडिल ईस्ट के साथ व्यापार करा करते थे और इसीलिए इन्हें बाद में स्लाव्स कहा जाने लगा. तो दूसरे लोग जो हैं वो इन्हें स्लाव्स कहते थे. इतिहास में अक्सर ऐसा ही होता है कि आप अपने आप को नाम नहीं देते हैं बल्कि दूसरे लोग, आपके पड़ोसी, आपको नाम दे देते हैं. तो स्लाव्स यहाँ से टर्म आता है. तो इस क्षेत्र में आज जो ईस्टर्न यूरोप में रहने वाली काफी बड़ी आबादी है, ये स्लाविक पॉपुलेशन है. इनको कहा जाता है एथनिक स्लाव या फिर स्लाविक पॉपुलेशन. और ये रूस शब्द जो है इसी से रशिया शब्द आया है.
तो ये रूस नाम के लोग थे, रूस एथनिसिटी थी, यहीं से रशिया कंट्री का नाम आता है। और यूक्रेन भी जो है वो भी यहीं से आता है। यूक्रेन का मतलब भी एक प्रकार से बूढ़ा रशिया होता है, ठीक है, रफली उसका यही ट्रांसलेशन है। अच्छा। तो इसीलिए आज भी दोनों देशों के बीच में काफी सिमिलैरिटी है। और सिमिलैरिटी की एक वजह और भी है कि जो पुराना रशियन एम्पायर था वो यूक्रेन में सेंटर्ड था। तो जैसे रशियन एम्पायर बाद में तो मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ये वाले जो क्षेत्र शहर है इनमें जाकर एस्टैब्लिश हो गया था। लेकिन इनिशियली आज से 800 साल पहले जो किएवन रूस था, ठीक है, उसको प्रिंसिपैलिटी ऑफ कीव भी कहते थे। कीव वही कीव जो आज यूक्रेन का कैपिटल है। तो यहाँ पर कीवियन रूस नाम का एक बड़ा एम्पायर था और यहीं से इनका पूरा कल्चर डेवलप होता है, यहीं से इनका सिविलाइजेशन एक प्रकार से डेवलप होती है। नीपर नदी के किनारे ये पूरी सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी और नीपर नदी आज भी यूक्रेन को रफली 2 हिस्सों में बांटती है। उनकी सबसे बड़ी नदी है, कीव शहर भी इसी नीपर नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये कीवन रूस जो है ये एक मिडिवल सुपर पावर था और इसमें ईस्टर्न यूरोप का काफी बड़ा हिस्सा ये रूल करते थे। धीरे धीरे क्या होता है कि ये इस तरफ आगे बढ़ते जाते हैं टुवर्ड्स द ईस्ट, और ये जो एरिया पहले खाली पड़ा था इसके अंदर यहाँ पर सिविलाइजेशन बसना शुरू हो जाती है। तो ये कीवन रूस प्रिंसिपैलिटी या कीवन रशियन प्रिंसिपैलिटी इन दोनों देशों को ऐतिहासिक तौर पर जोड़ती है। इन दोनों के कल्चरल रूट्स एक समान है। इसीलिए बार बार व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि हम तो एक हैं, हमसे यूक्रेन को अलग करना सोच भी नहीं सकते हम। सही बात। तो इसी को रीजन बनाकर, इतिहास को पीछे रीजन बनाकर, 1000 साल पुराने इतिहास को रीजन बताकर व्लादिमीर पुतिन इनको एक देश बताते हैं। हालांकि धीरे धीरे क्या हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स इनकी भाषा थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम है, देखो रूट्स सेम ही होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कल्चरल डिफरेंसेस आ गए तो थोड़ा सा कल्चर भी अलग है और भाषा भी अलग हो गई। लेकिन हाँ, सिमिलैरिटीज हैं। एथनिकली लोग एक जैसे हैं, स्लाविक पॉपुलेशंस हैं, लेकिन उनकी भाषाओं में और कल्चर में काफी अंतर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि 100% अंतर आ गया, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अंतर आ गया था, जिसके कारण एक अलग एथनिसिटी के रूप में यूक्रेन के लोग अपने आप को देखने लगे। अब होता यह है कि 16-17 सेंचुरी में रशियन एम्पायर ज्यादा बड़ा हो जाता है और इस रशियन एम्पायर का मैप आपको मैं रफली ये बता रहा हूं। तो ये एक एथनिक या भाषा के अनुसार जो लोग हैं उनका डिवीजन बताया जा रहा है उस रशियन एम्पायर में। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये येलो कलर वाले एरियाज हैं, ये यूक्रेनियन भाषा बोलते थे। तो ये लोग अपने आप को थोड़ा सा अलग मानने लग गए हैं बाय द टाइम 17th या 18th सेंचुरी, जब रशियन एम्पायर बहुत पावरफुल हो गया था, उस समय की बात है। और ये वाला जो पूरा एरिया आप देख सकते हैं कि ये रशियन भाषा बोलने वाले लोग जो है यहाँ पर रह रहे हैं। और ये कजाकिस्तान और जो उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, यहाँ पर भी मल्टीपल एथनिसिटीज है। तो इधर साइबेरिया में भी अलग अलग माइनॉरिटी एथनिसिटी कम्युनिटी वाले लोग हैं। एरिया वाइज ये सब बड़ा है, लेकिन आबादी यहाँ पर बहुत ही कम है। मेजर आबादी जो है वो इसी क्षेत्र में स्थित थी। तो ये यूक्रेन और रशिया, ये एक तरह से 2 मेजर डिविजन्स इस एम्पायर के आप देख सकते हैं। फिर जब सोवियत यूनियन की स्थापना होती है 1921 के आसपास, 1922 में, उस समय यूक्रेनियन एसएसआर एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक बनता है। तो देखिए सोवियत यूनियन का सिस्टम क्या था कि 15-16 रिपब्लिक्स थे जो मिलकर बनाते थे यूएसएसआर। और इसी सोवियत यूनियन में एक बहुत बड़ा यूनियन आबादी के अनुसार भी और एरिया के अनुसार भी था, यूक्रेनियन एसएसआर। तो यूक्रेन को उन्होंने भी, सोवियत यूनियन के नेताओं ने भी अलग माना था और उसको सोवियत यूनियन का हिस्सा माना, लेकिन इतना अलग कि उसे अलग एसएसआर बना दिया गया। ओके, फिर क्या होता है कि इसका ब्रेकअप यूएसएसआर का 1991 में, और तब यूक्रेन आजाद देश बनता है। तो यूक्रेन जो शायद आने वाले कुछ घंटों में अपनी आजादी खो दे, मुझे नहीं पता आप ये लेक्चर कब देख रहे होंगे, बट प्रोबेबली इट विल लूज इट्स इंडिपेंडेंस इन द कमिंग फ्यू आवर्स। तो 30 साल का उसका ये आजादी का सिलसिला चला, 91 में शुरू हुआ था और यूक्रेन तब बन गया था एक इंडिपेंडेंट स्टेट, और उसी के साथ 15 अन्य देश बने थे, ये तो आपको फैक्ट पता ही होगा। तो यूक्रेन अब एक इंडिपेंडेंट देश है, उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, और कई दशकों बाद वहां पर लोग अब खुश थे कि हम फाइनली रशिया से, सोवियत यूनियन से, रशियन एम्पायर से अलग हैं। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था, ब्रेकअप इतना आसान नहीं था। अक्सर दुनिया में बंटवारा जहां होता है वहां पर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस रह जाती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो यूक्रेन का यहाँ पर बॉर्डर आपको नजर आएगा, दिस इज वेरी क्लोज टू रशिया। तो रशिया के पास वाले एरियाज जो है उनमें रशियन भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। तो ये मैप यूक्रेन का भाषा के अनुसार बताया गया है कि उनका जो अपना सेंसस हुआ था उसमें कितने लोगों ने रशियन को अपनी मातृभाषा बताया। तो आप देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के पास है वो काफी डार्क होते जा रहे हैं, इसीलिए यही वो डोनेट्स्क और लुहांस्क वाले रीजन्स हैं और ये क्राइमिया है। तो यहाँ के लोग रशिया से काफी ज्यादा नजदीक है। देखो ये वाला जो एरिया जो थोड़ा दूर है रशिया से, ये फिर भी एथनिकली, लैंग्वेज के अनुसार, कल्चरली थोड़ा डिस्टिंक्ट है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यूक्रेन में जो इतना बड़ा एरिया है उसमें ईस्टर्न और सदर्न एरियाज, ये सदर्न और ईस्टर्न एरियाज थोड़ा रशिया के निकट अपने आप को पाते हैं कल्चरली। तो यहां पर प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। अब एथनिक कॉम्पोजिशन की अगर आप देखोगे तो लगभग 80% लोग यूक्रेनियन आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को और 17% लोग रशियन। भाषा के अनुसार भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 30% लोग जो इन एरियाज में रहते हैं दे हैव देयर मदर टंग एज रशियन।
उनकी पहली भाषा रशियन है, ना कि यूक्रेनियन, जो कि अपने आप में एक अलग भाषा है। तो हाँ, 70% देश के लोग यहाँ पर यूक्रेनियन बोलते हैं, लेकिन एक डिवीजन तो आ गया ना बहुत बड़ा। तो पुतिन बार बार ये क्लेम करते आए हैं कि रशियन और यूक्रेनियन एक है, हमारी पुरानी सिविलाइजेशन है, और बेलारूस भी इसका हिस्सा है। अभी क्या है कि बेलारूस में तो वो जो लीडर है वो उनके बहुत ही क्लोज है पुतिन के, तो वहां हमले की कोई जरूरत ही नहीं है। इट एक्ट्स लाइक अ सैटेलाइट स्टेट ऑफ रशिया। तो बेलारूस और यूक्रेन ये दोनों पुराने रशिया के ही एम्पायर का हिस्सा है, कल्चरली काफी नजदीक है, ऐसा पुतिन का बार बार कहना रहता है, और इसीलिए वो कहते हैं कि इसे तो हमें मिल जाना चाहिए। लेकिन कई यूक्रेनियन इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि यूक्रेन ने पिछले 500-700 सालों में अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना ली है, एक अलग नेशनलिटी बना ली है, और हमें रशिया के साथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये भावना है सेंट्रल और वेस्टर्न यूक्रेन में तो बहुत ही प्रबल है। वहां पर यूक्रेनियन नेशनलिज्म बहुत ही चरम पर है, लेकिन ये जो ईस्टर्न और सदर्न वाले एरियाज हैं, ये थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं रशिया से अपने आप को नजदीक पाते हैं। इतिहास के आगे जियोपॉलिटिक्स भी अब यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली रशिया बेलारूस और यूक्रेन को देखता है एक बफर के रूप में। तो यूरोपियन यूनियन, जो कि ग्रीन कलर में आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये सभी देश ईयू का हिस्सा है। तो इनके और रशिया के बीच में अब केवल ये दो बड़े देश बचे हैं जो एक बफर का काम करते हैं। ये जो बाल्टिक कंट्रीज है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब बन चुके हैं यूरोपियन यूनियन का हिस्सा। तो इन्हें भी रशिया वैसे टेक्निकली अपना हिस्सा मानता था एक समय में, लेकिन अब इतना स्ट्रांग नहीं है उनका क्लेम। पर हाँ, इन्हें भी डर लगा रहता है कि कभी भी अटैक हो सकता है। पर बेलारूस और यूक्रेन को तो रशिया हमेशा से मानता है कि ये तो हमारा ही एक एक्सटेंडेड हिस्सा है, हमारा ही अभिन्न अंग है, जो अभी कुछ समय के लिए पिछले 30 साल से थोड़ा सा भिन्न हो गया है। पर हाँ, ये एक बफर के रूप में काम करता है। अब जैसे जैसे ईयू इधर बढ़ता जा रहा है, पोलैंड, रोमानिया जैसे देश ईयू में शामिल हुए, तो रशिया की चिंताएं पिछले 15 सालों में बढ़ गई है। एक और रीजन इकोनॉमिक भी है। तो देखो, यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं यूक्रेन में, जो रशियन और एंग्लो अमेरिकन कंपनीज दोनों एक्सट्रैक्ट करना चाहती हैं, और इनके बीच में हमेशा कंपटीशन चलता है। यूक्रेन के आजाद होने के 10-12 साल बाद 2000s का जो डिकेड था, उस समय यूरोपियन यूनियन काफी तेजी से एक्सपांड हो रहा था, और यूक्रेन भी चाहता था कि वो ईयू के साथ व्यापारिक रिश्तों को बढ़ा दे। ऐसे में उनकी कोशिश थी कि यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार बढ़ाए, लेकिन दूसरी तरफ रशिया का व्यापार वो खोना नहीं चाहते थे। रशिया उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, आज भी है, काफी हद तक रशिया सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो रशिया ये नहीं चाहता था कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के साथ कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा पैक्ट या एग्रीमेंट साइन करे। दूसरी ओर रशिया ने पूरी कोशिश करी कि यूक्रेन उनके द्वारा बनाए गए इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसका नाम था यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसका मेंबर बन जाए। सन 2000 में ये रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया एक इकोनॉमिक ब्लॉक था, और इसमें कई सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। तो ओवरऑल ये बड़े बड़े एरिया वाले देश जो हैं, इनका एग्रीकल्चरल आउटपुट काफी अच्छा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी अच्छा है, और ऑलमोस्ट 43 मिलियन की यहाँ पर आबादी हो जाती है इन सभी देशों की इन देशों को मिलाकर। यूक्रेन को भी इसे ज्वाइन करना था, लेकिन यूक्रेन ने ज्वाइन करने से मना कर दिया, क्योंकि अगेन यूक्रेन में वही चिंताएं थी कि इधर जाएं या इधर जाएं, एक टग ऑफ वॉर सा चल रहा था। तो ना इन्होंने यूरोपियन यूनियन को पूरी तरह से ज्वाइन किया, ना ही इन्होंने रशिया के इस इकोनॉमिक यूनियन को ज्वाइन किया। इस यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाम बदलकर बाद में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन कर दिया गया था 2014 में। और पिछले साल रशिया कोशिश कर रहा था कि भारत भी इसको ज्वाइन कर ले। उन्होंने काफी कोशिश करी कि भारत को भी बोला कि आप ट्रेड पैक्ट साइन कर लो और व्यापार समझौता साइन कर लिया जाए, तो अभी तक तो वो नहीं हुआ है। और इसके ये वाले मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है मोस्टली यही इसके सदस्य हैं। सन 2000 के दशक में यूक्रेन में काफी राजनीतिक उथल पुथल भी देखने को मिलती है। उसका मुख्य कारण यही था कि जो भी राष्ट्रपति बनता था वो या तो थोड़ा रशिया की तरफ झुकाव ज्यादा रखेगा या फिर यूरोपियन यूनियन की तरफ, और जिस भी तरफ वो झुकाव रखता था तो विपक्षी दल जो है वो सामने आकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते थे। तो इसी तरह से 2005 में ऑरेंज रेवोल्यूशन होता है, जब लोग सड़कों पर उतरे और कहा कि जो चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के उनमें फर्जीवाड़ा हुआ है। अब रशिया कहता है कि ये वाला पूरा प्रोटेस्ट सीआईए के द्वारा या अमेरिका के द्वारा भड़काया गया था, और इसमें जानबूझकर उन्होंने ऐसे राष्ट्रपति को हटवा दिया जो थोड़ा सा रशिया की तरफ लीन कर रहे थे। तो रशियंस ने कहा ये तो सीआईए की पूरी गलत स्ट्रैटेजी है, वो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं, हालांकि ये सब प्रूवन नहीं है। अब इस दशक के राजनीतिक सागर मंथन से निकलकर एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति यूक्रेन की टॉप लीडरशिप पद पर आ जाता है। इनका नाम था विक्टर यानुकोविच, था नहीं है, ही स्टिल अलाइव। सो विक्टर यानुकोविच ये 2002 से 4 के बीच में भी राष्ट्रपति बने, फिर चुनाव हारे, फिर वापस चुनाव जीते। फाइनली 2010 से लेकर 2014 तक ये यूक्रेन के राष्ट्रपति रहते हैं, और इस टाइम पीरियड में काफी बदलाव हुए। अब यानुकोविच जो है ये भी अलग ही खिलाड़ी थे। इनको व्लादिमीर पुतिन से भी दोस्ती प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। व्लादिमीर पुतिन के बहुत ही अच्छे निकटतम मतलब हेड ऑफ स्टेट माने जाते थे ये ईस्टर्न यूरोप में, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का व्यापार भी चाहते थे। तो वही यूक्रेन की पुरानी परेशानी, लेकिन इन्होंने दोनों तरफ से खेलने की कोशिश करी। अब आप देखो, दोनों तरफ से नहीं खेल सकते, यू हैव टू चूज अ साइड। तो होता यह है कि विक्टर यानुकोविच से कहा गया था 2013 में यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग में कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लो।
तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करते। वैसे तो कहते रहते थे कि हमें व्यापार चाहिए, लेकिन एग्रीमेंट साइन करने से इन्होंने मना कर दिया और उस मीटिंग से वापस आ गए अपने देश। जैसे ये वापस आते हैं तो 2013 नवंबर की बात है, उनके देश में लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि आप यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन क्यों नहीं कर रहे हो। नवंबर 2013 में शुरू हुए प्रोटेस्ट फरवरी 2014 तक चलते हैं और इन 3 महीनों ने यूक्रेन की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखो, प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, यूरो मैदान नाम का एक चौक है बहुत बड़ा कीव शहर में, इसीलिए इनको यूरो मैदान प्रोटेस्ट भी कहा जाता है। अब यहां पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, रशिया का ये कहना था कि फिर से ये यूरोपियन या फिर पश्चिमी देशों के द्वारा भड़काई हुई भीड़ है, अमेरिका इन्हें सपोर्ट कर रहा है और ये प्रो ईयू गवर्नमेंट चाहते हैं। एक्चुअली यानुकोविच जो है वो थोड़ा थोड़ा रशिया की तरफ ज्यादा झुकाव कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये अमेरिका को और यूरोपियन यूनियन को पूरी तरह से नाराज कर देंगे। तो भीड़ यही कह रही थी कि यानुकोविच इस्तीफा दें। रशिया इससे नाराज हो गया। रशिया ने कहा कि नहीं, ये तो इलीगल प्रोटेस्ट है और यानुकोविच ने रशिया का समर्थन प्राप्त करते हुए अपने ही देश के इन प्रोटेस्टर्स पर गोलियां भी चलवा दी। भीड़ उग्र हो जाती है, दंगे भड़क जाते हैं कई शहरों में। ये सब कुछ होता है फरवरी 2014 में। इसे यूरो मैदान प्रोटेस्ट या रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी, इस तरह के कई नाम दिए गए थे। कुल मिलाकर दंगे इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, प्रोटेस्ट इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि यानुकोविच को देश छोड़कर जाना पड़ता है। जी हाँ, फरवरी 2014 में, आज से एग्जैक्टली 8 साल पहले, विक्टर यानुकोविच देश में बढ़ती हिंसा से बचने के लिए भाग जाते हैं रशिया और रशिया में जाके व्लादिमीर पुतिन के पास शरण ले लेते हैं। उसके बाद यूक्रेन में एक नई सरकार बनती है जो प्रो ईयू सरकार है। अब प्रो ईयू गवर्नमेंट तो बन जाती है, लेकिन इस सरकार के खिलाफ भी अब कई लोग उठ खड़े होते हैं। तो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और ये प्रोटेस्ट कौन करते हैं? वेस्टर्न यूक्रेन के लोग जो रशिया से ज्यादा निकटता महसूस करते हैं, उन्होंने इन यूरो मैदान प्रोटेस्ट के खिलाफ एंटी यूरो मैदान प्रोटेस्ट को शुरू किया और कहा कि नहीं, यानुकोविच को हम सपोर्ट करते हैं, रशिया सही कह रहा है, यूरोपियन यूनियन की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। और इस प्रकार से ईस्टर्न यूक्रेन में काफी बड़ा एक अपराइजिंग सा शुरू हो जाता है। तो अब ये अपराइजिंग नहीं था, बेसिकली प्रोटेस्ट था, लेकिन इसको अपराइजिंग में कन्वर्ट कर दिया गया। कैसे? रशिया ने इन्हें हथियार भेजे और अपनी सेनाओं को भेजा, बड़ी स्मार्टली भेजा था। सेना वालों के सबके जो ऑफिशियल मार्किंग, आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स वगैरह होते हैं, कौन सी यूनिट से है, क्या नाम है, वो सब हटवा दिया उनकी ड्रेस से और बिल्कुल ऐसे कपड़े, मुंह ढककर, चेहरा ढककर, बालाक्लावा पहनाकर उन रशियन ट्रूप्स को यूक्रेन में दाखिल करवा दिया गया। तो रशिया ने उस समय ओपनली बोला भी नहीं कि हमारी ट्रूप्स है, उन्होंने कहा कि ये तो पीस कीपर्स है, हमें नहीं पता कहां से आए। इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग एट दैट टाइम। मुझे आज भी याद है कि कुछ रशियन सोल्जर्स ने क्या करा था, फेसबुक पे जाकर फोटोज अपलोड कर दी थी और वो फेसबुक में जो जियो टैगिंग के ऑप्शन आता है ना, तो वो जियो टैगिंग में वो यूक्रेन में दिखा रहे थे। ऑलराइट, तो ये वीडियो यहाँ पे आके रुक गई है। पैथफाइंडर डॉक्टर महिपाल सर की वीडियो जो है, डॉक्टर महिपाल सिंह की। मुझे लगा था कि ये खान सर की तरह वीडियो होगी, पर ये बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें बता रहे हैं जो शायद हम लोग को पता नहीं था। स्लाव के बारे में, रूस के बारे में, रूस से बना रशा, स्लाव यानी कि स्लेव की ट्रेडिंग करते थे मिडल ईस्टर्न से। अमेजिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज बता रहे हैं। रशिया क्यों यूक्रेन को चाहता है बुलाना वापस, आई एम प्रीटी श्योर कि वहाँ पे शेन बॉयल है और आपका फिर ऑयल रिजर्व भी बहुत ज़्यादा, ये भी रीज़न है, ये मेन रीज़न यही है। और नेटो को ज्वाइन ना करे, ये भी एक बहुत बड़ा मेन रीज़न है। यूक्रेन कितना बड़ा दोगला है कि यूरोपियन यूनियन में गया नहीं, पर आज अब जो है यूरोपियन यूनियन को उसने फॉर्म फाइल कर दिया कुछ टाइम पहले, आई थिंक इस हफ्ते या लास्ट वीक यूरोपियन यूनियन को जुड़ना है, उसको फाइल कर दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी नॉलेज है। अभी वीडियो ओवर हुई नहीं है, ये वीडियो आधी आके रुक गई है। इसका जो पार्ट 2 है, जैसे कि मैंने कहा, मैं अपने दूसरे चैनल पर डालूंगा जिसका नाम है आतिफ रिएक्ट। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा या नहीं तो कमेंट सेक्शन में डाल के पिन कर दूंगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल सेक्शन में जाना, वहाँ पे मेरा चैनल होगा आतिफ रिएक्ट, वहाँ पे आप क्लिक करोगे, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अगर इसका पार्ट 2 होगा वहाँ पे तो आप जाके देख लेना और मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो लगी। आई थिंक मैं पैथफाइंडर जो चैनल है मैं इसको और रेगुलरली फॉलो करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नॉलेज काफ़ी डीप है, इसकी बहुत डीप नॉलेज है। चले फिर मैं आपसे मिलता हूँ उस पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर एंड आई विल सी यू देयर।